मिशन 50 के करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं जोरदार, शानदार, जानदार तरीके से आपका स्वागत करता हूं। बस लगातार मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। वो दिन आएगा जब आप सिलेक्शन पालेंगे। कुछ लोगों का कहना है भैया कि प्री की तैयारी खुद से भी हो सकता है। मैं ये कहता हूँ प्री की तैयारी बिल्कुल खुद से, प्री क्या मेंस की भी तैयारी खुद से हो सकता है। लोग आइए स्टॉप कर जाते हैं बिना कोचिंग का, हम तो ये भी कहते हैं। लेकिन कोचिंग सेंटर जो है आपका क्या करता है, काम आसान कर देता है। कोचिंग सेंटर आपके काम को केवल आसान करता है। कोचिंग सेंटर का रोल 20% होता है, लेकिन वो जो 20% होता है आपके समय को बचा देता है। बस इतना करते हैं। अपने से भी तैयारी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बस, लेकिन आपका जो मेहनत है, जो आप करते हैं, उसके टाइमिंग को आपको कोचिंग बचा देता है। आप भटकते हैं, उसके बाद वहां तक पहुंचते हैं खुद करके, डायरेक्ट आपको रास्ते पर कोचिंग ला देता है। बस लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, खुश रहिए। और ये जो मन में भ्रम है कि अपने से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, भ्रम मत रखिए, हो सकता है। मेहनत करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। लेकिन कोचिंग सेंटर का जो रोल होता है वो रोल बड़ा होता है इस मायने में, क्योंकि आप कई बार भटक के गलत चीज पढ़ के सीखते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है। कोचिंग आपका टाइम को बचा देता है। बस इतना ही काम करता है कोचिंग, और कुछ नहीं करता। तो मेहनत कीजिए, हम आपके साथ बने रहेंगे लगातार, शानदार तरीके से और जानदार तरीके से, फुल एनर्जी के साथ। सबको शुभकामनाएं, सबको गुड इवनिंग। शुभम श्रीवास्तव गुड इवनिंग, रणधीर पांडे गुड इवनिंग, अजरा खातून आशीर्वाद शुभकामना, जो बाइडेन कल नहीं थे शायद, अर्चना यादव गुड इवनिंग। जो बाइडेन जी पता नहीं किस भाषा में लिखे हैं। मोहम्मद जकी अनवर गुड इवनिंग। अभिषेक सर रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक जितना कराएं उसका रिवीजन, बिल्कुल रिवीजन कराएंगे। रिवीजन स्पेशल बस इस वीक तक कर लीजिए, अगले हफ्ते से कुछ रिवीजन सेशन लाएंगे। सर आपके आशीर्वाद से हम टीचर बन गए हैं। पूजा कुमारी बहुत बहुत शुभकामना, आपको बहुत बहुत बधाई। आपके शिक्षक बनने के लिए बहुत मिशन 50 पूरे टीम की तरफ से और मेरे तरफ से आपको शुभकामना, आशीर्वाद। भगवान करे कि आप जो टॉप पोजीशन पे जाना चाहते हैं वहां तक पहुंचे। सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। सर प्लीज पीडीएफ के साथ आंसर भी बता दीजिएगा। आंसर हम तैयार करवा दे रहे हैं, कल वाला तैयार है ना, और आज वाला भी तैयार है, तो उसको हम पीडीएफ के फॉर्म में डलवा देंगे। आंसर को अलग से डलवाएंगे, उसमें नहीं रहेगा अलग से। जो बाइडेन थे हम सर, अच्छा कल थे हम, अच्छा पता नहीं क्या लिखा। मिस्टर पाठक गुड इवनिंग, मेघनाथ सिंह, अमरनाथ कुमार जी, चंदा कुमारी, अक्षय कुमार, मिस्टर पाठक। पीडीएफ चलाए चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। आप पीडीएफ मिलता है, पहले शिक्षक हैं जिनसे हम करंट अफेयर पढ़ना पसंद करते हैं। चलिए धन्यवाद भाई, इस तरह के कमेंट के लिए तहे दिल से शुक्रिया। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। आपका ही प्यार है जो होली के दिन भी हम दिन भर काम किए हैं। पता है आपको, लोग होली खेल रहे थे, परिवार के लोग नाराज थे कि भाई तुम होली के दिन भी फ्री नहीं हो, लेकिन हम आए आपके लिए। ये प्यार है आपका, ये स्नेह है आपका, जिसके कारण मैं आता हूं। बस ऐसे ही जुड़े रहिए और सब लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। अंशु भारती, संदीप शाह। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। भारत और जापान के बीच 14वां शिखर वार्ता, कल बताया था दिल्ली में शुरू हुआ है। दिल्ली में शुरू हुआ है भाई, भारत जापान के बीच 14वां शिखर वार्ता। कहां शुरू हुआ है भाई? तो दिल्ली में, कल ही बताया था मैंने। दिल्ली में 2020 के बाद ये बंद था कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 के कारण 2020 से ही बंद था। ये शिखर वार्ता हर साल होती थी, लेकिन 2020 में कोविड अटैक के बाद इसे बंद कर दिया गया था। अभी कितने करोड़ रुपए का जापान भारत में निवेश करेगा? 1.3 लाख करोड़, 2.3 लाख करोड़, 3.2 लाख करोड़, 4.3 लाख करोड़, 1.3 लाख करोड़, 2.3 लाख करोड़, 3.2 लाख करोड़, 4.3 लाख करोड़। जल्दी बताइए कितना रुपया जापान इन्वेस्ट करेगा भारत में? सर बिहार वर्ल्ड की पहली। चलिए थैंक यू सबका। यही बस ऐसा ही प्यार सिलेक्शन के बाद भी बनाए रखिएगा। हम वो टीचर हैं जो चाहते हैं कि बच्चा सिलेक्शन के बाद भी मुझे याद रखे। हम आजीवन रिश्ते निभाने वाले शिक्षकों में से एक हैं। अब पूरा मिशन 50 टीम ही उस तरह का स्नेह रखता है। पूरा मिशन 50 टीम, ये समझिए कि जो भी लड़के यहाँ पढ़ते हैं, पूरा टीम स्नेह रखता है। तो इसका सही उत्तर होगा 3.2 लाख करोड़ रुपया जापान निवेश करेगा। 3.2 लाख करोड़ रुपया जापान निवेश करेगा भारत में। नोट कर लीजिए। देखिए सामने में शिखर वार्ता में आए जापान के प्रधानमंत्री, और इसमें 3 मुद्दों पर मेन रूप से बात हुआ है। देख लीजिए आप,
3 मुद्दे पर बात हुआ है। हिंद प्रशांत क्षेत्र पर वार्ता हुआ है। भारत में निवेश, कितना निवेश भाई, तो 3.2 लाख करोड़, और यूक्रेन संकट, ये 3 मुद्दा पर बातचीत भारत में इस शिखर वार्ता में हुआ है। जापान के प्रधानमंत्री हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन दोनों के बीच जो दिल्ली में 14वां शिखर वार्ता हुआ, उसका मेन मुद्दा था हिंद प्रशांत क्षेत्र पर वार्ता। भारत में निवेश करना है 3.2 लाख करोड़, और यूक्रेन संकट पे बातचीत हुआ है। नोट कर लीजिएगा, ये तीनों सेक्टर आप नोट कर लीजिएगा। वैसे इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ पूरा मिल जाएगा, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जापान से कौन सा फल भारत मंगवाया जाएगा, इस शिखर वार्ता में एक और निर्णय हुआ है कि जापान का कौन सा फ्रूट भारत मंगवाया जाएगा। जापान, गुड इवनिंग सबको। अभिषेक प्लीज सब कोई प्लेलिस्ट बनवाइए, सबका प्लेलिस्ट बनवाइए। बिल्कुल हम करेंगे सर, प्लेलिस्ट बनवा को, अच्छा बिल्कुल हम बात करेंगे मैनेजमेंट से कि भाई इसका प्लेलिस्ट बना दिया जाए। जापान से कौन सा फल भारत मंगवाया जाएगा, जापान का सेव, जापानी सेव भारत मंगवाया जाएगा, और भारत का आम। निर्णय हुआ है 14वां शिखर वार्ता में, इस 14वें शिखर वार्ता में निर्णय हुआ है कि भारत का आम जापान जाएगा, जापान जाएगा, और जापान का सेव ये भारत आएगा, ये भारत आएगा। नोट कर लीजिए, भारत आएगा, जापान का सेव भारत आएगा। नोट कर लीजिए आप लोग, जापान का एप्पल भारत आएगा, और भारत का मैंगो जापान जाएगा। इस बात को का निर्णय 14वें शिखर वार्ता में लिया गया है। नेक्स्ट आइए, देखिए सामने जापान के प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सामने देखिए, भारत सबसे खुशहाल देश है। कल पढ़ा आपने कि 146 में से 136वां रैंक भारत का है खुशहाली में। हमसे बढ़िया नेपाल की खुशहाली है, और सबसे ज्यादा, सबसे कम खुशहाल उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे कम खुशहाल राज्य, कल का जो लिस्ट आया, हैप्पीनेस इंडेक्स जो बना है, उसमें भारत का, नोट कर लीजिए, सबसे कम खुशहाल उत्तर प्रदेश, उससे थोड़ा कम खुशहाल, सबसे कम उत्तर प्रदेश खुशहाल, थोड़ा ज्यादा खुशहाल उससे मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर बिहार। माने सबसे दुखी राज्य बिहार भारत का उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर का दुखी मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर का दुखी आपका बिहार है। क्लियर है? तो इसको आप याद कर लीजिएगा, बिहार का तीसरा स्थान है। ये भी नया करंट अफेयर नोट कर लीजिएगा। सबसे दुखी उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, और उसके बाद बिहार। और भारत का समग्र रूप से कैवां स्थान है, तो 136वां। नोट कर लीजिए, ये सारी बात आप नोट कर लेंगे। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रॉनिक साइकिल को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार साउथ एशिया में सबसे कम, इंडिया बिल्कुल बिल्कुल है भाई, इसमें स्वीकारने वाली बात क्या है। कौन दुखी नहीं है भारत में, दुखी कौन नहीं है। जितना कोविड-19 में जो बिजनेस सेक्टर था, उसको कोई हेल्प सरकार से नहीं किया गया। जो लोग लोन लिए थे उनका न तो लोन माफ किया गया और न ही लोन का सूद माफ किया गया। दुखी कौन नहीं है। वैक्सीनेशन तो कोई भी सरकार होती तो कराती है, ऐसा बात नहीं थी कि ये भाई साहब करा रहे हैं। मैं विरोध में सरकार का नहीं बोल रहा हूं, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि भैया जिनका बिजनेस इन 2 सालों में खत्म हुआ, उनको आप फाइनेंशियली सपोर्ट करें, है ना। गवर्नमेंट जॉब, अभी देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान, उन्होंने आते ही 25,000 जॉब की घोषणा कर दी। तो ये होता है, राज्य में सरकार में खूब जॉब है, लेकिन ये लोग जानबूझ के इस चीज को पंगा नहीं लेते। इलेक्शन जब आएगा तो लोग निकालते हैं वैकेंसी, तो सब कहीं ना कहीं दिक्कत है। चलिए इस बात पर हम लोग नहीं फंसेंगे। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रॉनिक साइकिल को बढ़ावा देने के लिए 5500 रुपये की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। 5500 रुपये की सब्सिडी देने का निर्णय दिल्ली सरकार ने लिया है इलेक्ट्रॉनिक साइकिल के ऊपर। अब दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक साइकिल चलेगा, इस साइकिल के ऊपर 5500 रुपये सब्सिडी देने की बात दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने की है। आगे आइए नेक्स्ट। हाल ही में विकास कुमार को किस संस्था का एमडी बनाया गया है, जल्दी बता दो मेरे भाई। विकास कुमार को किस संस्था का एमडी बनाया गया है। जैकी कुमार, मेघनाथ सिंह, नंदिनी, संजना कुमारी, धनंजय यादव। सर बीपीएससी 68 का भी क्लास दीजिए। बिल्कुल इंद्रजीत जी, सारा क्लास होगा। अभी चला है सिलसिला तो रुकने वाला नहीं है। सेशन को शेयर कर दो भाई, सेशन को शेयर कर दो। सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक कर देना। चलो भैया, हाल ही में विकास कुमार को किस संस्था का
एमडी बनाया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का एमडी विकास कुमार को बनाया गया है। इसका निर्णय दिल्ली सरकार में एलजी, कौन है भैया? अनिल बैजल। दिल्ली सरकार में एलजी हैं अनिल बैजल, उन्होंने मुहर लगा दिया विकास कुमार के नाम पर। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को के एमडी बनाया गया विकास कुमार, किसके द्वारा अपॉइंट किए गए? अनिल बैजल के द्वारा। नोट कर लीजिए, दिल्ली सरकार में लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उपराज्यपाल। चलिए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। आगे आइए, सामने ही देखिए विकास कुमार जी हैं, जिनको दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। इनको पहचान लीजिए आप, चेहरा ज्यादा दिन तक याद रहता है, शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण चेहरा होता है ना? शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण चेहरा होता है। हालांकि आगे बढ़ते हैं, हालांकि पढ़ने वाले पर निर्भर करता है। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके तहत किस राज्य के द्वारा वीरांजलि कार्यक्रम शुरुआत किया गया है? वीरांजलि कार्यक्रम का आयोजन कौन से राज्य सरकार ने किया है? आजादी के 75 साल के मौके पर देश में चल रहे अमृत महोत्सव के तहत किस राज्य ने वीरांजलि कार्यक्रम की शुरुआत की है? यानी जो बड़े बड़े शहीद लोग हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनको याद करके एक कार्यक्रम संचालित किया गया है, वीरांजलि कार्यक्रम। बिहार, गुजरात, पंजाब या दिल्ली? सब लोग जल्दी से आंसर कीजिए। किस राज्य के द्वारा वीरांजलि कार्यक्रम, किस राज्य के द्वारा वीरांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया? सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात सरकार के द्वारा वीरांजलि कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। वीरांजलि कार्यक्रम की शुरुआत गुजरात सरकार के द्वारा की गई है। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। सेशन को सभी लोग, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, उन सभी ग्रुप्स में सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें, इसका फायदा उठा सकें। सब लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। सब लोग, जितने लोग जुड़े हैं, सब लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके। सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ और सेशन को एक बार अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं। तो ये वीरांजलि कार्यक्रम है, आगे बढ़ जाओ भाई। किस राज्य सरकार के द्वारा स्कूली शिक्षा में गीता को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है? किस राज्य सरकार के द्वारा स्कूली शिक्षा में गीता को, गीता हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है, हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है गीता, मद भगवत गीता को अपने स्कूल के सिलेबस में शामिल करने का विचार कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक या तमिलनाडु? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक या तमिलनाडु? सभी लोग बताइए, किस राज्य सरकार के द्वारा गीता को स्कूली कार्यक्रम में शामिल किया नहीं गया? शामिल करने पर विचार हो रहा है, शामिल करने पर। गुजरात पुराना है भैया, ध्यान रखना। अभी तत्काल किस राज्य ने गीता को अगले वर्ष से अपने स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? इसका सही उत्तर होगा
कर्नाटक की सरकार ने अपनी स्कूली शिक्षा में 2023-24 के जो सेशन है उससे गीता को स्कूली पाठ्यक्रम में यानी स्कूल का जो सिलेबस है उसके अंदर गीता को भी रखने का निर्णय कर्नाटक के बीजेपी सरकार ने लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सामने ये मद्भगवत गीता जिसका निर्णय कर्नाटक सरकार ने भी लिया है कि अगले साल से हम इसे शामिल करेंगे, किसमें? स्कूली शिक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट आ जाओ। भारत किस देश को गेहूं निर्यात करने का हाल में फैसला किया है? भारत किस देश को गेहूं निर्यात करेगा? जल्दी बताइए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिस्र या जिम्बाब्वे? भारत किस देश को गेहूं का निर्यात करेगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ भैया। जो बाइडेन, जैकी कुमार जी, भारत किस देश को गेहूं निर्यात करेगा? ऐसे तो चीन को भी करता है, हालांकि चीन गेहूं के उत्पादन में पूरे विश्व में नंबर 1 पर है, फिर भी चीन को गेहूं भारत भेजता है। कई देशों को भारत गेहूं भेजता है, लेकिन अभी कहां निर्यात करने का फैसला लेटेस्ट लिया है? इसका सही उत्तर होगा मिस्र। मिस्र को भारत गेहूं बेचेगा, निर्यात करेगा। देखो गिफ्ट में दे नहीं रहा है। अफगानिस्तान में गेहूं दिया था मदद के लिए, वो बेचा नहीं था। मिस्र को गेहूं भारत बेचेगा। मिस्र की राजधानी हिंदी में बोलेंगे काहिरा और अंग्रेजी में बोलते हैं कायरो। मिस्र की राजधानी काहिरा। नील नदी, मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, गिफ्ट ऑफ नाइल। मिस्र इज नोन एज गिफ्ट ऑफ नाइल। सामने देखिए इजिप्ट का मैंने मैप दिया है, इसको थोड़ा देखा जाए ध्यान से। देखिए ये स्वेज नहर है सामने। अगर मिस्र के मैप को देखें, भारत अभी मिस्र को गेहूं बेचेगा। अगर मिस्र के मैप को देखें तो यहाँ पर है पोर्ट सईद। पोर्ट सईद मैं लिख देता हूँ, पोर्ट सईद। यहाँ पर है पोर्ट सईद और यहाँ पर है स्वेज। नीचे आइएगा तो यहाँ पर है एक बंदरगाह जिसका नाम है स्वेज। एक सेकंड रुकिए, पोर्ट सईद और ये तो रेड सी हो गया। यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है स्वेज। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक नहर बना हुआ है, इस नहर को ही बोला जाता है स्वेज नहर। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि स्वेज नहर के नॉर्दर्न पार्ट में कौन सा पोर्ट है? तो पोर्ट सईद। उत्तरी भाग में, स्वेज नहर के उत्तरी भाग में कौन सा बंदरगाह है? तो पोर्ट सईद। और दक्षिणी भाग में कौन सा बंदरगाह है? दक्षिण भाग में कौन सा बंदरगाह है? तो स्वेज। स्वेज और पोर्ट सईद के बीच एक नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर। ये जोड़ता है लाल सागर को भूमध्य सागर से, इधर मेडिटेरियन सी है। और यहाँ पर जो ये स्वेज नहर के कारण ये जो पार्ट कट के अलग हो गया मिस्र का, इसी को बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला, सिनाई प्रायद्वीप बोलते हैं। ध्यान से देख लीजिए, मैपिंग इससे बेहतर नहीं होगा। सिनाई प्रायद्वीप। और ये स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद और दक्षिणी छोर पर स्वेज। ध्यान से देखते रहिए। और ये पूरा हमारा मिस्र देश है, तो नोट कर लीजिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आइए। डॉक्टर अनमोल रतन किस राज्य के एडवोकेट जनरल बने हैं? डॉक्टर अनमोल रतन किस राज्य के एडवोकेट जनरल बने हैं? उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर या पंजाब? जल्दी बताइए, किस राज्य के एडवोकेट जनरल बने हैं डॉक्टर अनमोल रतन? एडवोकेट जनरल किस राज्य के महाधिवक्ता हिंदी में बोलते हैं? हिंदी में महाधिवक्ता बोलते हैं। तो बताइए अनमोल रतन जी किस राज्य के क्या बने हैं? अटॉर्नी एडवोकेट जनरल। हिंदी में बोलते हैं इसी को महाधिवक्ता। हिंदी में बोलते हैं महाधिवक्ता। कुछ लोग बोल रहे सर पेन का कलर चेंज कीजिए, कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे। तो क्या आप दिखाई दे रहा है? रेड पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं, एक बार बताइएगा, समझ दिखाई दे रहा है क्या? तो भैया महाधिवक्ता, इसको वो आर्टिकल 165 में आता है। आर्टिकल 165 नोट कर लीजिए। राज्य का महाधिवक्ता, सुन लीजिए, हर एक राज्य का एक कानूनी सलाहकार होता है। राज्य सरकार का जो मुख्य कानूनी सलाहकार होता है वो उसी को बोलते हैं एडवोकेट जनरल। राज्य सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार
कानूनी सलाहकार, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं, जाना मत, कोई ध्यान से देखना। सलाहकार या इसी को बोलते हैं मुख्य वकील, आप जो बोल दीजिए, मुख्य कानूनी सलाहकार या मुख्य वकील, ये जो होता है उसी को बोलते हैं महाधिवक्ता, अंग्रेजी में एडवोकेट जनरल। कौन से अनुच्छेद में आता है? 165। उसी प्रकार से केंद्र सरकार का भी मेन वकील, मुख्य वकील कौन होता है? अटॉर्नी जनरल हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी, राज्य में बोलते हैं एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, और केंद्र में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। इसके लिए अनुच्छेद 76 है, इसके लिए आर्टिकल 76 है, नोट कर लीजिएगा। और सुन लीजिए, महाधिवक्ता जो होता है विधानसभा का मेंबर नहीं होता, लेकिन विधानसभा में जा सकता है, बोल सकता है, पर किसी कीमत पर वोट नहीं डाल सकता। उसी प्रकार से केंद्र सरकार का जो मेन वकील होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है। ये लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में कहीं भी जा सकता है, बोल सकता है, सरकार का पक्ष रख सकता है, लेकिन कभी वोट नहीं डाल सकता। इसलिए भैया केंद्र सरकार के मुख्य वकील अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद 76, राज्य सरकार का मुख्य वकील एडवोकेट जनरल, आर्टिकल 165। ये पंजाब राज्य के चुने गए हैं। डॉक्टर अनमोल रतन पंजाब राज्य के एडवोकेट जनरल बने हैं। पंजाब राज्य के एडवोकेट जनरल डॉक्टर अनमोल रतन को बनाया गया है। इस बातों का आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, और ऐसे पीडीएफ तो मिल ही जाता है। देखिए सामने ही अनमोल रतन जी का मैंने पिक लिया है। ये अभी पंजाब राज्य में क्या बने हैं? एडवोकेट जनरल। सेशन को ऊपर शेयर कर दीजिए भाई। सेशन अच्छा लग रहा है, फ्रूटफुल लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए। सेशन को जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े हैं, सब में शेयर कर दीजिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन, फॉगनॉन कोन्याक किस राज्य की पहली, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फॉगनॉन कोन्याक किस राज्य की पहली महिला राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकन किया है? और चांस है कि राज्यसभा के मेंबर बन जाएंगी, चांस है, क्योंकि बीजेपी ने इनको नामांकित किया है और सीट ज्यादा है वहां पर। बीजेपी जिसके साथ गठबंधन में है वहां उसकी सीट ज्यादा है, तो ऐसे में फॉगनॉन कोन्याक का राज्यसभा जाना तय है। तो नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद बन जाएंगी कौन? फॉगनॉन कोन्याक। अभी नामांकन किया है और बनना भी अब लगभग तय है। फॉगनॉन कोन्याक नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद, पहली महिला राज्यसभा सांसद हो जाएंगी नागालैंड की फॉगनॉन कोन्याक। कहा कि भैया इसका सही उत्तर होगा नागालैंड। इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद बन जाएंगी, कंफर्म है, फॉगनॉन कोन्याक। देखिए सामने इनका पिक मैंने लिया है, फॉगनॉन कोन्याक यही है। फॉगनॉन कोन्याक राज्यसभा की पहली महिला सांसद बन जाएंगी नागालैंड से। नागालैंड की पहली महिला होंगी जो राज्यसभा जाएंगी, फॉगनॉन कोन्याक। नाम याद रखना और इनका चित्र भी याद रखना। आगे आते हैं, किस धर्म के शीर्ष नेताओं ने, बहुत इंपॉर्टेंट, किस धर्म के शीर्ष नेताओं ने अब निर्णय लिया है कि अब महिलाओं को भी उस धर्म के संस्थाओं की प्रमुख बनाया जाएगा। आज तक उस धर्म में महिलाएं संस्थाओं के प्रमुख नहीं होती थी। पहली बार किस धर्म ने यह निर्णय लिया है कि महिलाओं को भी, किस धर्म ने यह निर्णय लिया? सर ऑल सब्जेक्ट से एमसीक्यू करवा दीजिए। बिल्कुल करवाएंगे, हर एक सब्जेक्ट से एमसीक्यू लाने वाले हैं। बस अब हम इस 45 दिन में केवल 67 बीपीएससी के लिए काम करेंगे। इस चैनल पर लगातार हम केवल 67 बीपीएससी के लिए काम करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपका रिजल्ट कमाना, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, एकमात्र उद्देश्य है आपका रिजल्ट कमाना। याद रखिएगा भैया, तो आपका रिजल्ट ही मेरा उद्देश्य है। तो बस आपको पढ़ना पड़ेगा, हम सब कुछ करवाएंगे, बस लगातार जुड़ते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। किस धर्म ने यह फैसला लिया कि अब हमारे संस्थाओं का हेड महिलाएं भी होंगी? इससे पहले महिलाएं नहीं होती थी। कौन, किसने निर्णय लिया है? जल्दी उत्तर दीजिए। किस धर्म ने बनना है? सर ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करा दीजिए। बिल्कुल राजी अहमद जी बिल्कुल कराएंगे, यसी मेहता बिल्कुल। चलिए भैया इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? ईसाई धर्म में अभी तक महिलाएं संस्थाओं की प्रमुख नहीं बनती थी। पहली बार ईसाई धर्म ने, वेटिकन चर्च ने, वेटिकन, ईसाई धर्म के सारे फैसले कहां से लिए जाते हैं? अरे भैया ईसाई धर्म के सारे फैसले कहां से लिए जाते हैं?
वेटिकन चर्च। तो वेटिकन चर्च ने निर्णय लिया कि अब संस्थाओं की प्रमुख महिलाओं को भी नियुक्त किया जाएगा। चलो देख लो सामने, वेटिकन चर्च के पोप है, इन्होंने निर्णय लिया है कि भाई अब महिलाओं को भी ईसाई धर्म के ऑर्गेनाइजेशंस का हेड बनाया जाएगा। और वेटिकन सिटी की अगर बात करें आप, यदि बात करते हैं आप वेटिकन सिटी की बात करोगे, अगर बात करोगे आप वेटिकन सिटी, तो वेटिकन सिटी है कहाँ भैया? दुनिया का जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से सबसे लास्ट देश, जनसंख्या क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा देश, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। ये कहाँ है भैया? इटली के रोम, इटली के रोम के कोने में, रोम के एक कोने में है, एक कॉर्नर पे है, छोटा सा देश जिसको देश का मान्यता मिला है वेटिकन सिटी। यहीं पर हेडक्वार्टर है ईसाई धर्म का, ईसाई धर्म का हेडक्वार्टर यहीं पर है। और महिलाओं को पहली बार अनुमति मिली है संस्थाओं का हेड बनने का। आगे आइए, बीसीसीआई के सचिव, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया के सचिव जय शाह का एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में कितने वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? जय शाह का कार्यकाल कितना वर्ष इंक्रीज कर दिया गया है? जल्दी बताइए। जय शाह का कार्यकाल बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह, इनको एशियाई क्रिकेट परिषद के भी अध्यक्ष हैं। जय शाह सिर्फ बीसीसीआई के सचिव नहीं हैं, बल्कि एशियाई क्रिकेट परिषद के भी अध्यक्ष हैं। इनके कार्यकाल को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? 2 वर्ष, 1 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष? बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह, अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। अध्यक्ष कौन है जी? सौरभ गांगुली। अध्यक्ष है सौरभ गांगुली, सचिव है जय शाह, और एशियाई क्रिकेट परिषद के भी अध्यक्ष हैं जय शाह। इनके कार्यकाल को, एशियाई क्रिकेट परिषद में कार्यकाल को कितना बढ़ा दिया गया? 1 वर्ष। जय शाह के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। 1 वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। नोट कर लीजिए, सामने देखिए जय शाह जी हैं, देखिए सीधे एंट्री मिली बीसी से, पिताजी गृह मंत्री में, सहकारिता मंत्री और गृह मंत्रालय में हैं, सीधे एंट्री मिल गई। पता नहीं क्रिकेट में कभी बल्ला पकड़े हैं कि नहीं पकड़े हैं, भगवान जाने। आगे बढ़ते भैया, नेक्स्ट आइए। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले भारत के युवा खिलाड़ी लक्ष्य सेन किस नंबर के पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले भारत के युवा खिलाड़ी लक्ष्य सेन भारत के किस नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं? ये पहले खिलाड़ी है या दूसरे खिलाड़ी हैं? इंडिया की तरफ से ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले ये पहले है, दूसरे हैं, तीसरे हैं या चौथे हैं? जल्दी बताइए, किस नंबर के खिलाड़ी बन गए? ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के फाइनल में, सेमीफाइनल में कांटों का मुकाबला हुआ, सेमीफाइनल में कांटे का टक्कर हुआ। उस टक्कर को पार करते हुए उन्होंने क्या किया भैया? फाइनल में जगह बनाया है। ऐसा करने वाले किस नंबर के भारतीय बने? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? जल्दी उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? जल्दी से आंसर कीजिए। ये तीसरे भारतीय हैं। इससे पहले 2 और भारतीय ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 भारतीय फाइनल तक पहुंच चुके हैं। ये तीसरे भारतीय हैं जो फाइनल में पहुंचे हैं। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, लक्ष्य सेन फाइनल में पहुंच गए हैं। चलो भैया, ये तीसरे भारतीय हैं। सामने लक्ष्य सेन का मैंने चित्र लिया है, आप देख सकते हैं लक्ष्य सेन है जो पहुंच गए फाइनल में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के। आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट। FII विश्व कप तलवारबाजी टूर्नामेंट, इसमें लिख दीजिए टूर्नामेंट तलवारबाजी, तलवारबाजी टूर्नामेंट। FII विश्व कप तलवारबाजी टूर्नामेंट में भारत की पहली ओलंपियन तलवारबाज महिला भवानी देवी को कौन सा स्थान मिला है? FII विश्व कप तलवारबाजी महिला टूर्नामेंट में भवानी देवी को कौन सा स्थान? किसको सत्ता पाने में ताउम्र गुजरना पड़ता और किसी को विरासत में ही मिल जाता है। बिल्कुल अखिलेश जी, क्या करिएगा? यही तो है जिसमें हम लोग भारत के लोकतंत्र को क्या बोल सकते हैं? इसको बोलते भीड़ तंत्र, यानी कह सकते हैं राजतंत्रात्मक लोकतंत्र। आज तो मैं अपने लोकतंत्र को क्या बोलता हूं? राजतंत्रात्मक लोकतंत्र। क्यों? क्योंकि देखिए, जब लोकतंत्र में ऑप्शन न रहे, जैसे अभी क्या है केंद्र सरकार में, हम क्या बोल रहे हैं कि अभी कोई केंद्र में किसको बैठा है? बीजेपी को छोड़कर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में क्या है?
जो सत्ता में सरकार है उसके खिलाफ अगर उसके सामने में कोई ऑप्शन ना दिखे तो क्या हो जाता है, वो तानाशाह बन जाता है वो इंसान, जिसको बोलते राजतंत्रात्मक लोकतंत्र। तो भारत जो है जब ऑप्शन ना मिले, इनके सिवा किसको बिठाएं, ऐसा हो जाए तो सामने वाला अपने आप को राजा जैसा फील कराता है, इसीलिए इसको बोलते राजतंत्रात्मक लोकतंत्र, है ना। लोकतंत्र तो है पर जनता के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करे जनता, तो ऐसे में लोग राजतंत्रात्मक लोकतंत्र में बदल जाते हैं। तो करना भी क्या है, समझना पड़ेगा। तो FII विश्व कप तलवारबाजी टूर्नामेंट में भवानी देवी को 23वां स्थान मिला है। भवानी देवी को कौन सा स्थान मिला है, 23वां स्थान मिला है। भवानी देवी को 23वां स्थान मिला है, नोट कर लीजिए। देखिए ओलंपिक में जाने वाली पहली महिला है भवानी देवी, पहली तलवारबाज महिला, ओलंपिक में जाने वाली पहली तलवारबाज महिला भवानी देवी, जिनका 23वां स्थान मिला है। FII तलवारबाजी विश्व कप में इनको 23वां रैंक मिला है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए आगे। भारतीय तीरंदाजी का एशिया विश्व कप विश्व रैंकिंग चरण 1 में भारतीय तीरंदाजों का एशिया कप विश्व रैंकिंग चरण 1 टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण और 6 रजत पदक के साथ कौन सा स्थान मिला, बताइए। एशिया कप विश्व रैंकिंग चरण 1 में इंडिया को कौन सा रैंक मिला है, भारतीय तीरंदाजों को, भारतीय आर्चर्स को, आर्चरी मतलब होता है तीरंदाजी, तो भारतीय आर्चर जो हैं उन्हें कौन सा रैंक मिला है एशिया कप विश्व रैंकिंग चरण 1 में। 2 स्वर्ण जीता है भारतीयों ने और 6 रजत पदक जीता है, 2 गोल्ड और 6 सिल्वर जीता है। इसके साथ भारत को कौन सा स्थान मिला, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सारे ग्रुप में, सारे टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप में सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए। चलो भैया, एशिया कप विश्व रैंकिंग चरण 1 में भारतीय तीरंदाजों को ने कितना जीता, 2 स्वर्ण पदक जीता है और 6 सिल्वर जीता है। इसके अनुसार भारत को कौन सा रैंक मिला, दूसरा। पहले स्थान पे कौन है, बांग्लादेश, नोट कर लीजिएगा। पहले स्थान पर कौन है, बांग्लादेश, बांग्लादेश पहले स्थान पर है, नोट कर लीजिए इसको भी। पहले स्थान पे कौन है, बांग्लादेश, और दूसरे स्थान पे कौन है, भारत। दूसरा स्थान पे कौन है जी, भारत। यही तो पूछ रहा था मैं कि भारत कौन से स्थान पे है, दूसरे स्थान पे भारत, पहले स्थान पर बांग्लादेश। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि सेशन आज का बेहतरीन होने वाला है। आज का सेशन जानदार, शानदार और खुशबू वाला होने वाला है। नेक्स्ट आओ भैया, आगे आ जाओ। हाल ही में रेल मंत्रालय ने किन 2 रूटों पर कवच प्रणाली से ट्रेनों को लैस किया है, किन 2 रूट पर, कौन से 2 रूट पर ट्रेनों में कवच प्रणाली, आपने सुना होगा एक नया विकसित किया गया है कवच प्रणाली। अगर ट्रेन में लग जाए तो 2 ट्रेन अगर एक ही पटरी पर आ रहे हो सामने सामने, तो कवच प्रणाली एक ऐसा प्रणाली है, अगर सामने सामने ट्रेन आ जाए तो अपने आप ट्रेन में ब्रेक लग जाता है, अपने आप ट्रेन में ब्रेक लग जाएगा और ट्रेन टकराने से बच जाएगा। तो जल्दी बताइए भैया, कवच प्रणाली से किस रूट पर ट्रेनों को लैस किया गया है, कवच प्रणाली से कौन से रूट पर ट्रेनों को लैस किया गया हाल ही में, जल्दी बताओ भैया। कवच प्रणाली से पटना दिल्ली, पटना हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा, दिल्ली जम्मू, दिल्ली हावड़ा, मद्रास हावड़ा, बेंगलुरु हावड़ा, जल्दी बताइए किन 2 रूटों पर कवच प्रणाली क्या है जी। जब सामने सामने एक ही पटरी पर ट्रेन आ गया गलती से, तो जैसे ही सामने आएगा अपने आप दोनों ट्रेन में ब्रेक लग जाएगा। एक कवच प्रणाली बनाया गया है, बहुत बेहतरीन। ऐसे पता नहीं कितने टक्कर हुए भारत में और कितने लोग मरे हैं, बहुत बेहतरीन काम किया गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा, अभी हाल ही में रेल मंत्रालय ने दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा रूट के सारे ट्रेनों में क्या लगा दिया, कवच प्रणाली, ताकि सामने सामने अगर पटरी पे आ जाए तो टक्कर से क्या हो जाए, बचाव हो जाए। चलिए भैया, सामने देखिए कवच प्रणाली का मैंने चित्र लिया है। 2 ट्रेन अगर आमने सामने आते हैं तो कैसे एक ट्रेन के अंदर ब्रेक लगेगा, एकाएक अपने आप ब्रेक लग जाएगा। तो धीरे धीरे इसका सारे रूट पे काम होगा। अभी दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा वाले रूट पे किया गया है इसका विकास। नेक्स्ट आइए, देश भर में बच्चे और गर्भवती महिलाओं को कहीं भी टीका लगवाने के लिए यूविन पोर्टल की शुरुआत किसने की है, जल्दी बताइए। यूविन पोर्टल, देखो भाई, यूविन पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है, किस लिए, बच्चे और गर्भवती महिलाओं को वो कहीं भी चले जाएं तो उनको टीका लग जाए, उनको वैक्सीन लग जाए कोरोना का, उसके लिए यूविन पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है, यूविन पोर्टल। यूविन पोर्टल की शुरुआत
किस मंत्रालय ने किया है? महिला और बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय? सभी लोग उत्तर दीजिए। किस मंत्रालय ने बच्चे और गर्भवती महिलाओं को कहीं भी टीका लगवाने के लिए एक शुरुआत किया है पोर्टल जिसका नाम है यूविन पोर्टल? सही उत्तर होगा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। मंत्री है मनसुख मावड़िया। मंत्री कौन है जी? मनसुख मावड़िया। और महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये तो प्रधानमंत्री है ही स्वयं। तो भैया महिला बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मावड़िया, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह। सारी बातों को याद रखिएगा। तो यूविन पोर्टल कौन शुरू किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ऐसे ही लगातार जुड़े रहिए। सामने देखिए यूविन पोर्टल जिसकी शुरुआत की गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, उसका मैंने चित्र लिया है। यूविन पोर्टल की शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया है बच्चों और महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को कहीं भी टीका लेने के लिए। हाल ही में किस भारतीय को द हिंदू स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग का खिताब मिला है? द हिंदू एक न्यूज़पेपर है, उसके तरफ से, द हिंदू के तरफ से स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग का खिताब किसे दिया गया है? जल्दी बताइए। पीवी सिंधु, रवि दहिया, नीरज चोपड़ा या विराट कोहली? जल्दी से उत्तर दीजिए। किस खिलाड़ी को मिला है द हिंदू के तरफ से स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी का अवार्ड? किसे मिला है? पीवी सिंधु, रवि दहिया, नीरज चोपड़ा या विराट कोहली? इसका सही उत्तर होगा नीरज चोपड़ा। ओलंपिक में 2020 के टोक्यो ओलंपिक में हुआ 21 में, पर 20 का ओलंपिक था। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला है। अभिनव बिंद्रा के बाद पहली बार किसी भारतीय को गोल्ड मेडल मिला था। उसे अभी द हिंदू स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग का अवार्ड मिला है। ये नीरज चोपड़ा को मिला है। यह अवार्ड देखिए लेते हुए, सामने फोटो मैंने दे दिया है। द हिंदू स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड नीरज चोपड़ा को मिला है। सामने ये महेश भूपति हैं और ये पूरा टीम जो अवार्ड दिया है ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आइए आगे। टी यांग सियो संगतम किस राज्य के विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नियुक्त हुए हैं? टी यांग सियो संगतम किस राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली के डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? जल्दी बताइए। टी यांग सियो संगतम किस राज्य के विधानसभा के डिप्टी स्पीकर, यानी कि डिप्टी स्पीकर का मतलब क्या? उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। जल्दी बताइए। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड या मणिपुर? किस राज्य के विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नियुक्त हुए हैं? किस राज्य के विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नियुक्त हुए हैं? टी यांग सियो संगतम। जल्दी बताइए आप लोग किस राज्य के? इसका सही उत्तर होगा नागालैंड। नागालैंड के विधानसभा के टी यांग सियो संगतम नागालैंड विधानसभा के उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर नियुक्त हुए हैं। नोट कर लीजिए। डिप्टी स्पीकर अपॉइंट हुए नागालैंड असेंबली के। सामने नागालैंड का मैप मैंने लिया है, आप देख सकते हैं। ये नागालैंड है। नागालैंड आपको मैं बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट की बात अगर करें तो नॉर्थ से साउथ अगर स्टेट इसको अरेंज करें तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आएगा नागालैंड, उसके बाद आएगा मणिपुर, उसके बाद आएगा मिजोरम। ये 4 राज्य क्रम से है जो म्यांमार की सीमा को छूता है। बर्मा यानी म्यांमार की सीमा को भारत के कितने राज्य छूता है? 4 राज्य। ये क्रम से है नॉर्थ टू साउथ। इसको नोट कर लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसका एक ट्रिक है, आना मम्मी। अरुणाचल प्रदेश, आना मम्मी मतलब अ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, अमी से मिजोरम। ये नॉर्थ से साउथ अरेंज्ड है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कहाँ है भैया? कोहिमा। आगे आइए नेक्स्ट। द हिंदू स्पोर्ट्स फॉर सोशल गुड अवार्ड किसे दिया गया? द हिंदू स्पोर्ट्स फॉर सोशल गुड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? नीरज चोपड़ा को। तो द हिंदू स्पोर्ट्स फॉर सोशल गुड अवार्ड किसे मिला? टाटा ग्रुप,
रिलायंस फाउंडेशन, विप्रो या इन्फोसिस? जल्दी बताइए किसे मिला द हिंदू स्पोर्ट्स फॉर सोशल गुड अवार्ड? किसे मिला? जल्दी बताइए किसे मिला भैया? टाटा ग्रुप, रिलायंस फाउंडेशन, विप्रो या इन्फोसिस? किसे मिला है द हिंदू स्पोर्ट्स फॉर सोशल गुड अवार्ड? जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही उत्तर होगा रिलायंस फाउंडेशन। इसका सही उत्तर होगा रिलायंस फाउंडेशन। रिलायंस फाउंडेशन को मिला है द हिंदू स्पोर्ट्स फॉर सोशल गुड अवार्ड। ये मिला है रिलायंस फाउंडेशन को। सामने उसका चित्र आप देख सकते हैं। रिलायंस फाउंडेशन को मिला है सोशल गुड अवार्ड, स्पोर्ट्स फॉर सोशल गुड अवार्ड रिलायंस फाउंडेशन को दिया गया है। नेक्स्ट आइए, आगे आते हैं हम लोग। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? दुनिया मना रहा है प्रसन्नता दिवस, हम मना रहे दुखियारी दिवस, है ना। अब बिहार का तीसरा रैंक है। पूरे जो हैप्पीनेस इंडेक्स जारी हुआ ना, उसमें सबसे पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। सबसे दुखी राज्य बुलडोजर बाबा का है। बुलडोजर बाबा का राज्य सबसे दुखी उत्तर प्रदेश। उसके बाद मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान जी का राज्य, और तीसरा नंबर हमारे नीतीश सर के राज्य है। ये बिहार राज्य सबसे दुखी राज्यों का लिस्ट आया है। ये मैं नहीं दे रहा हूं, हैप्पीनेस इंडेक्स दिया है। सबसे दुखी उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश। अभी मत बोल दीजिए सर झूठा रिपोर्ट है, अब ऐसा मत बोल दीजिएगा। चलिए भैया, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से उत्तर दीजिए। 18 मार्च, 20 मार्च, 19 मार्च या 15 मार्च? 20 मार्च। भारत का रैंक 136वां है। प्रसन्नता में भारत का रैंक 136वां। पहला स्थान फिनलैंड और अंतिम लास्ट स्थान अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हमारे बीच ज्यादा अंतर नहीं है, वो 146 है, मैं 136 हूँ, बस इतने अंतर है। याद कर लो, नंबर 1 पे फिनलैंड। छोड़ो ना कौन दुखी कौन सुखी, हमारा प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। नंबर 1 पे फिनलैंड और सबसे लास्ट में अफगानिस्तान। भारत 136। राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहला, दूसरा मध्य प्रदेश सबसे दुखी और तीसरा दुखी बिहार। चलो भैया, अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाते हैं। 20 मार्च को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अगला प्रश्न। विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गोरैया दिवस। बिहार का राजकीय पक्षी है गोरैया। बिहार और दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन है जी? गोरैया। बिहार और दिल्ली का राजकीय पक्षी है गोरैया। तो विश्व गोरैया दिवस कब मनाते हैं? 18 मार्च, 20 मार्च, 12 मार्च या फिर 15 मार्च? जल्दी बताओ। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया, दिल्ली का राजकीय पक्षी गोरैया, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस। नोट कर लीजिएगा, यूपी का राजकीय पक्षी सारस। विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च। 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस। VVI है, ये पूछेगा आपसे। विश्व प्रसन्नता दिवस और विश्व गोरैया दिवस दोनों 20 मार्च। एकदम याद कर लो, परीक्षा में बार बार पूछा गया है प्रश्न। आ गया भैया, विश्व गोरैया दिवस मनाया गया 20 मार्च को। देखिए सामने दे दिया हूं पिक। चलो फुदकन को बचाते हैं। फुदकता है कौन भैया? गोरैया ही तो फुदकता है। चलो फुदकन को बचाते हैं, भविष्य को इनकी चू चू ची ची सुनाते हैं। चलो भैया, विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए। हाल ही में किस देश के खगोल वैज्ञानिक यूजीन पार्कर, यूजीन पार्कर, पार्कर ऐसे नहीं लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा, यूजीन पार्कर का निधन हो गया। विश्व के किस देश के वैज्ञानिक हैं? किस देश के खगोल वैज्ञानिक हैं, एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए हैं? यूजीन पार्कर, उनका हाल ही में निधन हो गया। फ्रांस, इटली, अमेरिका या रूस? फ्रांस, इटली, अमेरिका या रूस? यूजीन पार्कर का निधन हो गया। ये किस देश के वैज्ञानिक हैं? जल्दी से जुड़ जाओ और सेशन को शेयर कर दो। सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक बटन दबा दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो भैया। सही उत्तर होगा अमेरिका। अमेरिका के हैं यूजीन पार्कर, भूलना मत, भूलना मना है भैया। अमेरिका के वैज्ञानिक हैं यूजीन पार्कर, जिनका निधन हो गया। देखो सामने ये यूजीन पार्कर साहब हैं जिनका निधन हो गया। ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं यूजीन पार्कर, जिनका निधन हो गया। मेहनत करो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। एक बच्चे ने मुझसे कहा क्या सेल्फ स्टडी से हो सकता है बीपीएससी या यूपीएससी? हमने कई टॉपर्स को देखा है जी, उन्होंने कहीं कोचिंग नहीं लिया फिर भी टॉप किया। ये जरूरी नहीं कि आप कोचिंग लें, लेकिन हाँ कोचिंग आपके काम को कम कर देता है, समय को बचा देता है, इतना जरूर करता है कोचिंग आपके लिए। तो आप कर सकते हैं, अपने से भी मेहनत करना होगा। आदमी अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। दिनकर ने लिखा, हम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आप ठान लेंगे, आप जिद कर लेंगे,
किसकी औकात है कि आपको सफल होने से रोक सकता है? भाई जिद, 3 बात मैं बोलता हूं। पहला विश्वास, हम कर सकते हैं। दूसरा हिम्मत, हम टकरा सकते हैं। और तीसरा जिद, तुम्हें हरा देंगे। ये 3 बात अगर आपके अंदर आ गया ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। चलो भैया, हाल ही में किस आईआईटी परिसर में एक मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थापित किया गया है? किस आईआईटी परिसर में मस्तिष्क अनुसंधान परिषद की स्थापना किया गया? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई या आईआईटी पटना? जल्दी बताइए, किस आईआईटी में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? जल्दी उत्तर दे दीजिए। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई या आईआईटी पटना? इसका सही उत्तर होगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का नींव रखा गया है। आईआईटी मद्रास, यही याद कर लो, बाद में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आईआईटी मद्रास में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। देखिए सामने, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, आईआईटी मद्रास में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर का नींव रखा गया है। आगे आते हैं, हाल ही में किसने प्रसिद्ध फिटनेस व्यवसाय इजिलियन टेक्नोलॉजी को खरीदने का फैसला किया है? फिटनेस कंपनी इजिलियन टेक्नोलॉजी को कौन खरीदेगा? पेटीएम, गूगल, रेजर पे या फोन पे? जल्दी बताइए, इजिलियन टेक्नोलॉजी को कौन खरीदेगा? इजिलियन टेक्नोलॉजी को कौन खरीदेगा? फिटनेस व्यवसाय, फिटनेस कंपनी इजिलियन टेक्नोलॉजी को कौन खरीदेगा? पेटीएम, गूगल पे, रेजर पे या फिर फोन पे? जल्दी से उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई रेजर पे। रेजर पे इज द राइट आंसर। रेजर पे इजिलियन टेक्नोलॉजी को खरीदेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं भैया। आगे देखिए सामने, ये इजिलियन टेक्नोलॉजी का मैंने चित्र दिया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ किसे बनाया गया है? फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ किसे बनाया गया है? जुड़े रहो, बेहतरीन सेशन आज का होने वाला है। फ्लिपकार्ट हेल्थ केयर प्लस के सीईओ किसे बनाया गया? संजय पांडे, प्रशांत झावेरी, अक्षय विधानी या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बता दो मेरे भाई, किसे बनाया गया फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का सीईओ? जल्दी बता दो, संजय पांडे, प्रशांत झावेरी, अक्षय विधानी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा प्रशांत झावेरी। प्रशांत झावेरी को बनाया गया फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का सीईओ। ध्यान रखना, प्रशांत झावेरी, इनका चित्र मैंने लिया, आगे देख लीजिए। प्रशांत झावेरी जी हैं जिन्हें फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का सीईओ बनाया गया है। प्रशांत झावेरी, नोट कर लीजिए। वॉइस लो है, एक बार आप नेटवर्क अपना चेक करें, वॉइस सही आ रहा होगा। प्रशांत झावेरी, इन्हें बनाया गया फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का सीईओ। आगे आइए, हाल ही में भारतीय तटरक्षक पोत सक्षम का कहां का मिशन दिया गया? भारतीय तटरक्षक पोत सक्षम इसका नाम है। तटरक्षक पोत सक्षम को कहां, किस स्थान पर कमीशन किया गया? गोवा, पुणे, कोची या विशाखापट्टनम? गोवा, पुणे, कोची या विशाखापट्टनम? सक्षम नाम के तटरक्षक पोत का जलावतरण या कमीशन कहां किया गया? गोवा, पुणे, कोची या विशाखापट्टनम? चलिए सब लोग जल्दी से उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा गोवा। गोवा में सक्षम नाम के पोत का कमीशन किया गया। गोवा, नोट कर लीजिए। गोवा की राजधानी पणजी, गोवा की राजधानी पणजी। और रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य, भारत का रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य गोवा। और एल्कोहल म्यूजियम स्थापित करने वाला पहला राज्य गोवा। शराबबंदी है बिहार में और ये एल्कोहल म्यूजियम स्थापित कर रहे हैं, तो एल्कोहल म्यूजियम स्थापित करने वाला राज्य गोवा। रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य गोवा। और पणजी इसकी राजधानी है। किसके किनारे है भैया? ये मांडवी नदी के किनारे है। मांडवी, गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे है। और गोवा में एक बड़ा बंदरगाह है, मर्म गोवा। गोवा के बड़े बंदरगाह का नाम क्या है जी? मर्म गोवा। गोवा में भारत में कुल 14 बड़े बंदरगाह हैं, उनमें सबसे गोवा में भी एक बड़ा बंदरगाह है, मर्म गोवा। भारत में पूछा जाए कितने बड़े बंदरगाह? 14, उनमें से एक है मर्म गोवा। चलिए भैया नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामने देखिए, ये सक्षम पोत का मैंने चित्र लिया है जिसे गोवा में क्या किया गया? कमीशन दिया गया। चलिए नेक्स्ट आइए, आगे आ जाओ। हाल ही में किसने प्रमुख परीक्षणों के लिए अपना मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया है? हाल ही में किसने प्रमुख परीक्षण के लिए मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया?
इसरो, CNA से, नासा, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ किसने अपना मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया? अजय कुमार जी, पायल झा, जैकी कुमार, मोहम्मद जकी अनवर, मिशन 50 वाले अजय जी, पवन जी, संतोष जी, अमरनाथ जी, करण जी, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। सेशन को एक बार अपने अपने चैनल से शेयर कर दीजिए, अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप, अपने टेलीग्राम चैनल, जहां कहीं भी हो शेयर कर दीजिए, ताकि ये बेहतरीन सेशन अलग अलग कोने में बैठे लोगों तक पहुंच सके। इसका सही उत्तर होगा नासा। नासा ने मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया है। अलग अलग परीक्षणों के लिए मेगा मून रॉकेट किसने लॉन्च किया भैया? नासा ने लॉन्च किया। नोट कर लीजिए, नासा अमेरिका का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है नासा। देखो मेगा मून रॉकेट का मैंने चित्र लिया है जिसे अमेरिका ने लॉन्च किया है। मेगा मून रॉकेट अमेरिका ने लॉन्च किया। नेक्स्ट आ जाओ भैया, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने के लिए लेजर हथियार का प्रयोग करेगा? कौन से देश ने लेजर हथियार विकसित किया है अंतरिक्ष में उपग्रह को मार के गिराने के लिए? यहां से लेजर लाइट दबाएगा, उपग्रह नीचे लेजर के माध्यम से किसी भी सैटेलाइट को मार के गिरा देगा। लेजर के माध्यम से किसी भी सैटेलाइट को मारकर गिराएगा। कौन सा देश है भैया? लेजर, बताइए, लेजर लाइट है, जलाएगा सैटेलाइट नीचे। बताइए कैसा कैसा टेक्नोलॉजी आ गया दुनिया में। चलो भैया, इसका सही उत्तर होगा चीन। कौन कर सकता है ऐसा काम? चीन। और आज अमेरिका ने चीन को धमकी भी दिया है। आज अमेरिका ने चीन को धमकी दिया है कि अगर तुम मदद किया रूस को यूक्रेन की लड़ाई में तो खामियाजा भुगता देंगे तुमको। अमेरिका ने चीन को धमकी दिया कि भैया अगर आप मदद करते हैं यूक्रेन के लिए रूस को, तो हम आपको खामियाजा भुगतवा देंगे। कहां से भाई? तो ताइवान में बैठ के ऐसा करेंगे। और चीन को धमकाए हैं। बताइए, चीन डरने वाला है? उनसे डर जाएगा? जब उनसे छोटा सा पिद्दा सा देश उत्तर कोरिया नहीं डरता है, धमकी देते रहता है, वो ऑटो में से और साइकिल पर से मिसाइल का परीक्षण कर रहा बैठ के। चलिए नेक्स्ट आइए भैया, चीन ने लेजर लाइट विकसित किया है और लेजर से उपग्रह को क्या कर देगा? मार के गिरा देगा। चलो नेक्स्ट आते हैं भैया, हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने राज्य का ओबीसी आयोग बनाया है? किस राज्य सरकार ने स्टेट का ओबीसी बनाया है? आज तो हमें भी आगे हो, जैकी कुमार बिल्कुल, नुसरत जहां, प्रिया शर्मा, मुरारी मिश्रा जी। चलिए सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए एक बार। हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने राज्य ओबीसी आयोग का गठन किया है भैया? सही उत्तर होगा असम राज्य। असम राज्य ने अपने राज्य में, इसके मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? असम के। असम में कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र। असम में क्या है भैया? माजुली द्वीप, दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप कहाँ है जी? असम में है। असम में और क्या है जी? काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? असम में। असम में और क्या है जी? मानस नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? असम में। औरंग, औरंग कहाँ है जी? असम में। तो औरंग, मानस, काजीरंगा, माजुली, ये सब असम में है। तो असम ने अपना पहला ओबीसी आयोग बनाया है। असम ने अपना पहला ओबीसी आयोग बनाया है भाई। वैसे सुन लीजिए, ओबीसी के लिए कौन सा अनुच्छेद? केंद्र सरकार में ओबीसी के लिए, ओबीसी आयोग के लिए कौन सा अनुच्छेद? नोट कर लीजिए, आर्टिकल 338 बी, आर्टिकल 338 बी नोट कर लीजिए। एससी आयोग के लिए, एससी आयोग के लिए नोट कर लो भैया, आर्टिकल 338। और एसटी आयोग के लिए, एसटी आयोग के लिए आर्टिकल 338 ए, ये तीनों नोट कर लो जल्दी से। ओबीसी कमीशन 338 बी, एससी कमीशन, अनुसूचित जाति आयोग 338, केवल 338, और एसटी अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338 ए। ये तीनों आर्टिकल आपको याद हो जाना चाहिए। और असम ने बनाया है अपना अलग से ओबीसी आयोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सामने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का चित्र मैंने दिया है, ध्यान से देख लीजिए। सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 का आयोजन कहां हो रहा है? सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? कहां किया जा रहा है? एससी, पंजाब, एसटी, एमपी, बिल्कुल। सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियन अगर परसेंटेज में कहें तो सबसे ज्यादा एससी का है जी पंजाब में। अगर पूछा जाए संख्या में तो सबसे ज्यादा एससी उत्तर प्रदेश में।
अगर पूछा जाए संख्या में सबसे ज्यादा एसटी कहाँ है तो मध्य प्रदेश में। तो सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 का आयोजन भुवनेश्वर में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है मेरे भाई? भुवनेश्वर। नोट कर लीजिए, सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो भुवनेश्वर में हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं, आगे आ जाइए, आगे आ जाओ, सामने देखिए वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जिसका आयोजन हो रहा है भुवनेश्वर में, उसका एक चित्र भी मैंने दिया है। और आप जानते हैं कि इस बार ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में भारत को क्या मिला है? सिल्वर मेडल। मीराबाई चानू, एस मीराबाई चानू ने जीता है सिल्वर मेडल। भारत को 1 गोल्ड मिला, 2 सिल्वर मिला। 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा, सिल्वर 2 मिला रवि दहिया रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग में मिला मीराबाई चानू को। और 4 क्या मिले? कांस्य पदक, जिसमें हॉकी, पुरुष हॉकी टीम को मिला कांस्य पदक। दूसरा मिला बजरंग पूनिया को कुश्ती में, तीसरा मिला पीवी सिंधु को बैडमिंटन में, और चौथा किसको मिला कांस्य पदक? लॉलिना बारगोहाई को बॉक्सिंग में। तो 4 कांस्य पदक, 2 सिल्वर और एक गोल्ड, 4 3 7। टोक्यो ओलंपिक में भारत को कितने मेडल मिले? टोटल 7 मेडल। मैं बार बार रिवीजन करवा दे रहा हूं। नीरज चोपड़ा गोल्ड, नोट कर लो, यही याद कर लो, नीरज चोपड़ा गोल्ड, मीराबाई चानू और रवि दहिया सिल्वर, बजरंग पूनिया, लॉलिना बारगोहाई, पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी टीम, ये चारों को क्या मिला? कांस्य। कुल मिला के 7 मेडल टोक्यो ओलंपिक में हम जीते हैं। चलो भैया नेक्स्ट आ जाओ सामने। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन। हाल ही में 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बन गई? पहली महिला थी मिताली राज। पहली महिला 200 वनडे खेलने वाली पहली महिला मिताली राज, और दूसरी महिला कौन बन गई? मिताली राज, झूलन गोस्वामी, हरसिमरन कौर या स्मृति मंधाना? जल्दी बताओ। 200 वनडे 200 वनडे खेलने वाली पहली महिला मिताली राज, और दूसरी महिला कौन बन गई? जल्दी उत्तर दो। तो एक ऑप्शन तो ऐसे ही साइड हो गया, तो बाकी 3 में से उत्तर दीजिए। कौन दूसरी महिला कौन बन गई जो खेली है 200 वनडे? तो सबसे सीनियर में मिताली राज के बाद कौन आती है? झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी 200 वनडे खेलने वाली भारत की दूसरी महिला बन गई। और सुन लीजिए मेरी बात, झूलन गोस्वामी ने वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट का रिकॉर्ड भी बनाया है। महिला वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम हो गया है? झूलन गोस्वामी का नाम। महिला वनडे में सबसे ज्यादा विकेट दुनिया में कौन ले ली है? झूलन गोस्वामी। याद कर लीजिए इसको भी। और इस बार महिला विश्व कप कहां हुआ है भैया? न्यूजीलैंड में। इस बार महिला विश्व कप कहां हुआ है? न्यूजीलैंड में हुआ है। देखो सामने झूलन गोस्वामी का मैंने चित्र लिया है, और महिला विश्व कप नोट कर लीजिए कहां हुआ? न्यूजीलैंड में उसका आयोजन हुआ है। आगे बढ़ते हैं भाई। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टाटा कंसल्टेंसी के एमडी और सीईओ। एमडी का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड यानी TCS आप कह सकते हैं, TCSL कह सकते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड के एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? एन चंद्रशेखरन, देवाशीष पांडे, राजेश गोपीनाथ या टी राजा कुमार? जल्दी से उत्तर दीजिए। और सेशन बेहतर लग रहा है तो लाइक कर दीजिए भैया, और सेशन को शेयर कर दीजिए। चलो बताओ, टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड के एमडी और सीईओ किसे बनाया गया? एन चंद्रशेखरन, देवाशीष पांडे, राजेश गोपीनाथ या टी राजा कुमार? इसका सही उत्तर होगा राजेश गोपीनाथन। राजेश गोपीनाथन को बनाया गया टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड के एमडी और सीईओ राजेश गोपीनाथन। सामने देखिए राजेश गोपीनाथन जी का मैंने चित्र लिया है, इन्हें बनाया गया TCS के एमडी और सीईओ। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? 18 मार्च, 15 मार्च, 17 मार्च या 19 मार्च? रिसाइकलिंग डे, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? बताइए। 18 मार्च, 15 मार्च, 17 मार्च या 19 मार्च? इसका सही उत्तर होगा 18 मार्च को मनाते हैं ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। रिसाइकलिंग डे कब मनाते हैं? 18 मार्च को मनाते हैं। याद कर लीजिएगा, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को मनाते हैं। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18/3 यानी 18 मार्च को मनाते हैं। 18 मार्च को मनाते हैं ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। हाल ही में किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है? किसने 8वीं बार एशियाई
बिलिजर्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता? जल्दी बताइए। सौरभ खत्री, आदित्य मेहता, ध्रुव सीतलवाड़ा या पंकज अडवाणी? किसने जीता है 8वीं बार लगातार एशियाई बिलिजर्ड चैंपियनशिप? एशियाई बिलिजर्ड चैंपियनशिप 8वीं बार किसने जीता? सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ और आंसर करो। इसका सही उत्तर होगा पंकज अडवाणी। लगातार 8वीं बार एशियाई बिलिजर्ड चैंपियनशिप जीता है किसने? पंकज अडवाणी। इनका नाम बिलिजर्ड में इंडिया में टॉप पे आता है, बिलिजर्ड में टॉप पे है पंकज अडवाणी। उन्होंने 8वीं बार जीता है। क्या जीता भैया? एशियाई बिलिजर्ड चैंपियनशिप 8वीं बार जीता है पंकज अडवाणी ने। 8 बार, ये भी याद रखना जरूरी है। पंकज अडवाणी भी याद रखना जरूरी है, 8वीं बार भी याद रखना जरूरी है। 8 बार जीता है। आगे आइए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कब से श्रद्धालुओं के मंदिर में दर्शन का इजाजत दिया है? यानी कि जो राम मंदिर बन रहा है उस मंदिर में कब से भगवान राम का दर्शन होगा? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ने कब से श्रद्धालुओं के दर्शन की अनुमति दी है? जनवरी 2023 से, मार्च 2023 से, अगस्त 2023 से या सितंबर 2023 से? जल्दी बताइए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के द्वारा कब से श्रद्धालु को मंदिर में जाने का अनुमति मिलेगा? जनवरी, मार्च, अगस्त या दिसंबर? इसका सही उत्तर होगा दिसंबर 2023 से श्रद्धालु भगवान राम का दर्शन कर सकते हैं। दिसंबर 2023 से परमिशन। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए खास करके। देखिए सामने जो राम मंदिर बन रहा है उसका ढांचा का चित्र मैंने दिया है। इसमें दर्शन करने को मिलेगा दिसंबर 2023 से। आगे आ जाओ। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर, चलो बिहार स्पेशल बता दो जल्दी से, बिहार के किस स्थान पर विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का उद्घाटन किया गया है? बिहार के कौन से स्थान पर विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का उद्घाटन किया गया? पटना, गोपालगंज, बक्सर या गया? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। किस स्थान पर केंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का उद्घाटन किया गया? बिहार के किस स्थान पे? पटना, गोपालगंज, बक्सर या गया? इसका सही उत्तर होगा बक्सर। यहीं से ड्रोन का भी शुरुआत हुआ है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन का निर्माण किया गया है कृषि क्षेत्र के लिए, उसकी शुरुआत भी बक्सर से हुआ है। और बक्सर में ही विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी भी कहां लगाया गया है? बक्सर में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। बक्सर का युद्ध 1764। नोट कर लीजिएगा। सामने में देखिए बिहार के विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी। चलिए नेक्स्ट आइए। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने शिक्षा के लिए किस योजना को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है? हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने शिक्षा क्षेत्र की किस योजना को 1 अप्रैल 2021 से मार्च 2026 तक जारी रखने का क्या दिया है? मंजूरी दिया है। सर्व शिक्षा अभियान, जिज्ञासा योजना, समग्र शिक्षा योजना या विद्यांजलि योजना? केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दिया है किस योजना को कि हम 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक इसे जारी रखेंगे? जल्दी बताइए। जिज्ञासा योजना, सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा योजना या विद्यांजलि योजना? चलिए भैया इसका सही उत्तर होगा समग्र शिक्षा योजना। इसे 31 मार्च 2026 तक जारी रखा जाएगा समग्र शिक्षा योजना को। अभी विद्यांजलि योजना को उच्च शिक्षा में बढ़ावा दिया गया है। उच्च शिक्षा में इसको आगे बढ़ाया गया है। पहले प्राइमरी एजुकेशन के लिए था, अब इसे उच्च शिक्षा के लिए कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। समग्र शिक्षा योजना को बढ़ा दिया गया कब तक? 2026 तक। नोट कर लीजिए, इसके फीचर्स दिए हैं। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान करना, छात्रों के अधिगम परिणामों में बढ़ाना शामिल है, सामाजिक और लैंगिक अंतराल को पाटना, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों को समावेशी विकास और समानता को सुनिश्चित करना, व्यवसायिक शिक्षा। इसको मिलेगा, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसका आराम से आप नोट्स बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। भारत के कौन से स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने हाल ही में अपना पहला समुद्री परीक्षण किया है? भारत का कौन सा? पहला, तीसरा, चौथा या पांचवा? हाल ही में भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, ये भारत का पहला स्वदेशी। सुन लो, अभी तक हमारे पास जो विक्रमादित्य था, हमारे पास एक एयरक्राफ्ट था
कैरियर था जिसका नाम था, नोट कर लीजिए, INS विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो रूस से हम लोग खरीदे थे, INS विक्रमादित्य ये रूस से लाए थे। और भारत का अपना स्वदेश में निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, ये भी आप याद रखिएगा। भारत का एकमात्र और पहला स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। INS विक्रमादित्य था पर ये लाया गया था रूस से खरीद के, इसको अब रिटायर कर दिया गया। देश का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, ये पहला है। पहला संस्करण का क्या किया गया, समुद्री परीक्षण किया गया। INS विक्रांत के पहले संस्करण का समुद्री परीक्षण किया गया। नोट कर लीजिए, सामने INS विक्रांत का चित्र दिया है। अरे एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब ये होता है कि भैया पानी का वैसा जहाज जो बीच में कई सारे एयरक्राफ्ट को ले जाएगा समुद्र में, और समुद्र से ही वो क्या कर लेगा, उड़ान भर लेगा। मैंने उस पर हेलीपैड होगा पूरा, और उस हेलीपैड पर एक नहीं कम से कम 20, 25, 50 हवाई जहाज होंगे, और वह हेलीकॉप्टर होंगे, लड़ाकू विमान होंगे, और वहीं से वो उड़ान भर लेंगे। युद्ध के समय इसका बहुत ज्यादा उपयोगिता होता है। चलिए, अभी तक खरीदते थे, अब अपना हो गया। विक्रमादित्य खरीदा हुआ था, अब विक्रांत अपना है। नोट कर लीजिए, आगे आते हैं। मोटो जीपी इंडिया के लिए किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? मोटो जीपी इंडिया किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जल्दी बताओ, मोटो जीपी इंडिया किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जल्दी बता दो भाई। सलमान खान, जॉन अब्राहम, आमिर खान या अजय देवगन? किसे बनाया है, किस अभिनेता को अपना बनाया है ब्रांड एम्बेसडर? मोटो जीपी इंडिया ने किसे बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर? सही उत्तर होगा जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम, सत्यमेव जयते वाले जॉन अब्राहम को क्या बनाया गया है? मोटो जीपी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं भाई। हाल ही में IIT रुड़की ने किस राज्य में भूकंप के पूर्व चेतावनी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है? किस राज्य में भूकंप के पूर्व चेतावनी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है IIT रुड़की ने? जल्दी बताओ। बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड या पंजाब? किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है IIT रुड़की ने? बिहार के लिए, दिल्ली के लिए, उत्तराखंड के लिए, पंजाब के लिए? अरे भाइयों, रुड़की है कहां? उत्तराखंड में। तो ऐसे भी कॉमन गेस करोगे तो उत्तराखंड आंसर हो जाएगा। गेस करोगे, देखो कभी कभी आंसर नहीं आता तब भी आंसर करना चाहिए। गेस कर लो, ज्यादा होशियारी दिखाओगे तो गलती हो जाएगा। देखो सामने इस मोबाइल एप्लीकेशन, भूकंप का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका मैंने चित्र दिया है। आगे बढ़ जाओ। निम्न में से किस देश के पर्वतारोही, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लो, किस देश के पर्वतारोही सहरोज काशिफ दुनिया के दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2, दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2, और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। नोट कर लेना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 ये POK में है, और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा ये नेपाल और सिक्किम के बाउंड्री पे है। नोट कर लेना। तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए सहरोज काशिफ। ये किस देश के हैं? सहरोज काशिफ कौन से कंट्री के हैं? जल्दी उत्तर दीजिए। सहरोज काशिफ किस देश के हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान या इराक? सहरोज काशिफ का संबंध किस देश से है? जल्दी बताओ। सही उत्तर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के सहरोज काशिफ K2 पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही बन गए। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन भी उसको बोलते हैं, और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। नोट कर लेना, इससे बाहर एक सवाल नहीं आने। देखो सामने सहरोज काशिफ का मैंने चित्र लिया है। ये दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही बन गए जो K2 पर अपना विजय हासिल किए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आगे आ जाओ भाई। भारत के किस कंपनी ने प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट का 2021 का बेस्ट अवार्ड किसने जीता? टाटा, रिलायंस इंडस्ट्री, पावर ग्रिड या BSNL? किसे मिला एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 का बेस्ट अवार्ड? ये किसे दिया गया? टाटा, रिलायंस इंडस्ट्री, पावर ग्रिड या BSNL?
इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? इसका सही उत्तर होगा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड को मिला है क्या? एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट का बेस्ट अवार्ड किसको मिला है? पावर ग्रिड को मिला है। नोट कर लीजिए, पावर ग्रिड को मिला है। सामने देखिए, पावर ग्रिड का मैंने चित्र भी दिया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला करंट देखा जाए। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स रोवर पृथ्वी पर वापसी के लिए पहला चट्टान का नमूना एकत्र किया है? मार्स रोवर, किस देश का मार्स रोवर, कौन से कंट्री का मार्स रोवर जो है पृथ्वी पर वापसी के लिए चट्टानों का नमूना इकट्ठा किया है? पृथ्वी पर वापसी के लिए मार्स रोवर, मंगल ग्रह का रोवर, मार्स का मतलब मंगल ग्रह होता है। मार्स रोवर किस देश का मंगल ग्रह का जो रोवर है वो चट्टान का नमूना इकट्ठा किया है? इसका सही उत्तर क्या होगा भाई, जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर होगा अमेरिका, यानी नासा। क्या होगा भाई? नासा। नोट कर लीजिए, किसने किया भाई? नासा ने। नासा का मार्स रोवर था जिसने चट्टानों का नमूना इकट्ठा किया है। किस लिए? भारत धरती पर लौटने के लिए। देखिए सामने मार्स रोवर का मैंने चित्र लिया, बहुत बेहतरीन चित्र है, याद रखिए। इसने चट्टानों का नमूना इकट्ठा किया है। ये किसका है भैया? नासा द्वारा डेवलप है। ये मार्स से मंगल ग्रह का चित्र लिया है। मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट भी कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा मीथेन मार्स पे मिलता है। मंगल ग्रह पे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा मीथेन कहां मिलता है धरती को छोड़कर, तो कहां मिलता है भाई? तो मंगल ग्रह पर। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन चंद्रमा पर। नोट कर लीजिए, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन चंद्रमा पर, सबसे ज्यादा मीथेन मंगल ग्रह पर। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि उस पर आयरन ऑक्साइड ज्यादा मिलता है। मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों है? क्योंकि वहां लोहे का ऑक्साइड ज्यादा मिलता है। नोट कर लीजिए, इतनी बातों को याद रखना है। सबसे ज्यादा मीथेन धरती के बाद कहां पर है जी? कहां है जल्दी बताओ? मंगल ग्रह पर। कहां दिमाग है भैया? भारत और किस देश ने एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया? जल्दी बताइए। सबसे ज्यादा मीथेन मंगल ग्रह पर, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन चंद्रमा पर। क्लियर है? इतना याद रखो। एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड व्हीकल के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया? अमेरिका, रूस, चीन या ऑस्ट्रेलिया? अमेरिका, रूस, चीन या ऑस्ट्रेलिया? हमारा ये सीरीज रोज चलता है। हमारा ये करंट का सीरीज लगातार और रोज चलता है और आगे चलता रहेगा जब तक परीक्षाएं होती रहेंगी। हम रोज शाम को 7 बजे लाइव आते हैं करंट अफेयर की सीरीज को लेकर। तो लगातार आप जुड़ते रहिएगा, लोगों को जोड़ते रहिएगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड व्हीकल के लिए भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया है। किसके साथ किया भैया? अमेरिका के साथ। एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया है। देखिए सामने अनमैन्ड एयर व्हीकल का चित्र मैंने दे दिया है। इसके लिए भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया है। आगे आइए, स्वास्थ्य उत्पादक कंपनी जायडस वेलनेस के अनुसार हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने कम कैलोरी वाले स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जायडस वेलनेस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? बताइए, किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जायडस वेलनेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? जल्दी बताइए, किसे नियुक्त किया है अपना ब्रांड एम्बेसडर? कैटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित, जूही चावला या करीना कपूर? सही उत्तर क्या होगा? जायडस वेलनेस ने शुगर फ्री के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में शादी भी की है। सामने देखिए, एक कैटरीना कैफ का मैंने चित्र लिया है। पहचानते तो सभी लोग होंगे, भले किताब पहचान में आए चाहे ना आए। चलो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में निम्नलिखित में से किस संस्थान को यहां संस्थान हो जाएगा, किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश में सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत लगातार तीसरी बार कौन सा संस्थान टॉप पे आ गया है? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मद्रास या IIT खड़गपुर? जल्दी से बताइए, कौन से संस्थान को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार
किसे मिला है पहला स्थान? तो IIT मद्रास, नोट कर लीजिए, IIT मद्रास को मिला है पहला स्थान। चलो सामने में देखिए, ये पूरा लिस्ट है। पहले स्थान पे IIT मद्रास, पहले स्थान पर IIT मद्रास, दूसरे स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और तीसरे स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। ये 3 रैंक शुरू से आप लोग याद रखिएगा। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। हमारे 3 टेलीग्राम चैनल हैं अलग अलग, उनका नाम नोट कर लीजिए, मिशन 50 IAS, मिशन IAS और डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS हैं। उनका तीनों चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसका PDF आपको डेली मिल जाता है, जहां से पूरा आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला करंट अफेयर देखा जाए। हाल ही में किस भारतीय मंत्री को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी बताओ, किस भारतीय मंत्री को G20 के लिए भारत का शेरपा बनाया गया? G20 के लिए भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया? राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी या धर्मेंद्र प्रधान? जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिए, किस भारतीय मंत्री को शेरपा नियुक्त किया गया है? G20 का शेरपा किसे नियुक्त किया गया? G20 का शेरपा किसे नियुक्त किया गया? जल्दी बताओ। पीयूष गोयल को G20 का शेरपा। G20 की स्थापना कब हुआ? लिख लो, G20 की स्थापना 1999 में हुआ G20 की स्थापना। और पीयूष गोयल को भारत की तरफ से शेरपा नियुक्त किया गया है। सामने मंत्री जी पीयूष गोयल का मैंने चित्र दिया है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट आ जाइए। वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताओ, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? अमिताभ त्यागी, मोहन प्रसाद, इकबाल सिंह लालपुरा या प्रमोद कुमार? जल्दी बताइए भैया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन कौन है वर्तमान में? अमिताभ त्यागी। एट प्रेजेंट हु इज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन? अमिताभ त्यागी, मोहन प्रसाद, प्रमोद कुमार, इकबाल सिंह लालपुरा। इसका सही उत्तर होगा इकबाल सिंह लालपुरा। एक ट्रिक बताया हूं, परीक्षा में कुछ ना आए, 4 ऑप्शन दिखे, जो सबसे बड़ा, सबसे टफ, सबसे भारी ऑप्शन आपको लगता है उसमें टिक लगाइए, 99% चांस होता है सही हो जाता है वो। इसलिए भैया कुछ ट्रिक आपको बता रहा हूं अपना, कि जो ज्यादा बड़ा आंसर दिखे, ऑप्शन दिखे, अब ऐसे भी नहीं आ रहा है, वैसे भी नहीं आ रहा है, तुरंत एक बार लीजिए ऑप्शन, उसको आपको ज्यादातर सही निकलेगा। चलो भैया, इकबाल सिंह लालपुरा को माइनॉरिटी कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया है। देखिए सामने इकबाल सिंह लालपुरा है, देख लीजिए आप इनका चित्र। आगे आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, भारत में कितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं? भारत में कुल कितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं? 6। कौन कौन? मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। ईसाई, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और सिख। नोट कर लीजिए, सबसे लास्ट में जैन बना था अल्पसंख्यक। टोटल कितने हो गए? 5-6 हो गए, जिसमें से सबसे लास्ट में जैन शामिल हुआ था। नोट कर लीजिए, कौन कौन भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा किसे प्राप्त है? इस्लाम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी। इस्लाम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी, ये 6 समुदाय को भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। नोट कर लीजिए। हाल ही में RBI इनोवेशन हब में CTO के रूप में किसे शामिल किया गया है? प्रतीक गर्ग, राजीव दास, अमित सक्सेना, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, RBI के इनोवेशन हब में CTO किसको अपॉइंट किया गया है? RBI इनोवेशन हब में CTO के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? जल्दी उत्तर दे दीजिए। RBI इनोवेशन हब में CTO के रूप में अमित सक्सेना को अपॉइंट किया गया है। अमित सक्सेना RBI इनोवेशन हब के CTO अपॉइंट हुए हैं। सामने देखिए, ये अमित सक्सेना जी हैं, पहले SBI में थे, स्टेट बैंक में थे, RBI ने इनको वहां से बुलाया और अपने यहाँ CTO अपॉइंट किया है। नेक्स्ट आइए। हाल ही में DDCA का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? DDCA का नया लोकपाल, अम्बुड्समैन, किसे अपॉइंट किया गया है? जल्दी बताइए। किरण गर्ग, इंदु मल्होत्रा, अमृता जोशी। किसे बनाया गया DDCA का नया लोकपाल? DDCA का नया लोकपाल, जल्दी बताइए। DDCA का नया लोकपाल किसे बनाया गया? DDCA का नया लोकपाल किसे बनाया गया? सही उत्तर होगा इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा को नया लोकपाल बनाया गया DDCA का। नोट कर लीजिए, सामने में इंदु मल्होत्रा का चित्र मैंने दे दिया है, देख लीजिए। ये इंदु मल्होत्रा है जिन्हें DDCA का लोकपाल
बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट आइए, आगे आ जाओ भाई। हाल ही में किस संगठन ने भारत में खाद्य सुरक्षा सुधार के लिए तेलंगाना के इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के साथ समझौता किया है? जल्दी बताइए, सेमी एरिड ट्रॉपिक के साथ समझौता किया है। हाल ही में किस संगठन ने तेलंगाना राज्य के इंस्टीट्यूट, तेलंगाना के इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के साथ समझौता किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य और कृषि संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व खाद्य संगठन? जल्दी उत्तर दीजिए, किसने समझौता किया? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक के साथ समझौता किसने किया है? जल्दी बताइए। विश्व खाद्य कार्यक्रम। इसका सही उत्तर क्या होगा? विश्व खाद्य कार्यक्रम, ये सही उत्तर होगा, विश्व खाद्य कार्यक्रम। नोट कर लीजिए। तो ये हमारा आज का करंट रहा। कैसा लगा आपको सेशन? एक बार कमेंट करके बताइए। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। मिशन 50 IAS, मिशन IAS और रंजीत कुमार सिंह सर IAS हैं, तीनों चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा पीडीएफ वहां मिल जाएगा। इस तरह लगातार प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, खूब जोर से खूब शोर से मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए। सिलेक्शन तो होगा ही, कहाँ जाएगा सिलेक्शन उसे हम पकड़ लेंगे। बस हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए और विश्वास होनी चाहिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल शाम 7 बजे इसी बेहतरीन करंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।